दोस्तों नमस्कार। इस साल की या पिछले साल की जो सबसे बेस्ट मूवी थी वो थी धुरंधर, जिसके अंदर रणबीर कपूर से लेके अक्षय खन्ना उन्होंने जिस तरीके से अपना रोल निभाया, हाहाकार मच गई पूरे इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान के लोग बेहाल हो गए। जिस तरीके से पिक्चर को पिक्चराइजेशन किया गया आदित्य धर के द्वारा और जिस तरीके से अक्षय खन्ना ने अपना रोल निभाया एक रहमान डकैत का, उससे वो वापस आ गए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर विद बूम। और अब उसका पार्ट 2 रिलीज होने की तैयारी चल रही है। उसका ट्रेलर दिखाया जाएगा फरवरी 2026 में और ये उम्मीद की जाती है कि वो पिक्चर को रिलीज किया जाएगा 2026 के अंदर। और इसी में हम चर्चा करेंगे। उदय शंकर पानी जी हमारे साथ बैठे हैं कि धुरंधर 2 क्या होगी, क्या क्या नई चीजें उसके अंदर दिखाई जा सकती हैं, क्योंकि जो इसके अंदर दिखाया गया, चाहे 26/11 का टेररिस्ट अटैक हो उसके बारे में बताया गया, चाहे आपका पार्लियामेंट के अटैक के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई, चाहे और चीजें दिखाई गई जो रियलिटी के अंदर थी, चाहे IC-814 की हाईजैकिंग की बात। ये सारी की सारी चीजों की मैं आपको एक बता दूं यहाँ पे कंफर्मेशन से कि इसकी इंफॉर्मेशन रॉ ने प्रोवाइड की थी गवर्नमेंट को, लेकिन वो इंफॉर्मेशन पास नहीं की गई हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, क्योंकि यहाँ पे गद्दार बोर्ड बैठे हैं हमारे देश के अंदर जिन्होंने इस फुल इंफॉर्मेशन को छुपा लिया। क्यों छुपाया वो कभी डिस्क्लोजर करेंगे, लेकिन धुरंधर ने बहुत सी चीजें सामने ला दी हैं पार्ट 1 के अंदर, और पार्ट 2 के अंदर और चीजें सामने आएंगी। क्या दिखाएंगे, क्या 2000 का पार्लियामेंट अटैक, 2000 का जो रेड फोर्ट पे अटैक था वो दिखाया जाएगा, जहां पे एक सेंटर था जहां पे टेररिस्टों को पूछताछ की जाती थी, वहां पे भी अटैक हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी रॉ ने दी थी। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया अपना एक हल्का सा। और बहुत सी और चीजें, चाहे आप लगा लीजिएगा कारगिल वार, उसकी भी इंफॉर्मेशन रॉ के पास थी, रॉ के ऑफिसर को प्रोवाइड की गई थी। लेकिन कुछ गद्दार बैठे थे पीएम, जो उनके पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने उस इंफॉर्मेशन को उनको पहुंचने नहीं दिया और एक्शन नहीं दिया। देश का नुकसान हो कोई फर्क नहीं, उनका फायदा हो गया क्योंकि उनको शायद करोड़ों रुपए मिल गए होंगे कहीं से, चाहे पाकिस्तान ने दी हो चाहे अमेरिका ने दी हो। लेकिन धुरंधर ने कुछ पन्ने खोल दिए, कुछ पन्ने और खोलेंगे पार्ट 2 के अंदर, और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, हल्का सा आप मुझे ब्रीफ दीजिएगा, जो धुरंधर फिल्म है, जो चीजें दिखाई गई बड़े अच्छे तरीके से पिक्चराइजेशन कराई गई, थोड़े से इश्यूज तो हमेशा रहते हैं, लेकिन अब पार्ट 2 के अंदर क्या दिखाया जा सकता है, क्या आपको उम्मीद है? और जो इसके अंदर रोल किया हमारे एक्टर्स ने, स्पेशली इसके अंदर जो मेन प्रेज हो रही है वो है अक्षय खन्ना की। हाँ, आप कुछ कीजिएगा। सर, इससे पहले एक चीज मैं आपको समझाऊं, क्योंकि मैं तो फिल्म इंडस्ट्री वाला हूं, मैंने भी खुद 9 फिल्में बनाई हैं, लेकिन कभी भी 1 मिनट ज्यादा नहीं होता था, कट टू कट शूट करते थे हम लोग, क्योंकि हमारे टाइम पे स्टॉक होता था, फिल्म स्टॉक विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। 17,000 फीट का आता था, एक रोल आता था। लेकिन जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, अब लोग परवाह नहीं करते कि भाई कितना एक्सपोज हो रहा है, एंड दे यूजुअली लैंड अप डूइंग अ लॉन्ग फिल्म। इसका फैक्ट मैं ये बताऊं कि धुरंधर फिल्म आदित्य धर ने शूट की और बहुत सारा ऐसा पोर्शन शूट किया जिसको डाला नहीं फिल्म के अंदर, तो लंबी बन गई पिक्चर। तो अभी वो ऐड करके और फिर कुछ एडिशनल शूटिंग करके, क्योंकि अभी देख रहे हैं ना कि इस फिल्म ने, अब देखिए बिजनेस कितना किया है। इंडिया में ही 850 करोड़ रुपए तो इंडिया में कमाया, और पूरे वर्ल्ड का अभी तक कलेक्शन हो चुका है 1300 करोड़ के ऊपर। सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स। तो यही प्रोड्यूसर यही सोच रहे होंगे, डायरेक्टर यही सोच रहे होंगे धुरंधर 1 वाले, कि यार बहती गंगा में हाथ धोया जाए। अब चल गई हमारी पिक्चर, लेकिन वो एक चीज नहीं समझ रहे सर, कि ध्यान रखिए कि कभी भी सीक्वल बनता है तो सीक्वल जो बनता है, सीक्वल हैज टू बी बेटर देन द अर्लियर अर्लियर फिल्म, तभी वो चलेगा, तभी लोग देखेंगे। कहीं आपने स्टैंडर्ड डाउन किया पैसे बचाने के चक्कर में, वहीं के सीन। अभी क्या करेंगे कि अक्षय खन्ना पॉपुलर हुआ इतना, अभी अक्षय खन्ना तो मेरे ख्याल से शूटिंग वूटिंग की डेट नहीं दे रहा है इनको, तो वो क्या करेंगे कि जो पोर्शन शूट किया है, जो भी थोड़ा एडिशनल शूट करेंगे, विच विल बी कि उसका पास्ट क्या है, उसका बचपन क्या था, वो कुछ वहां पर भी जाएंगे जाके, लेकिन स्टोरी होगी पाकिस्तान बेस्ड डेफिनेटली। ये सबसे बड़ी नॉवेल्टी ये है कि कभी भी कोई थ्रिलर बना नहीं था हमारे हिंदुस्तान में विच इज पाकिस्तान बेस्ड। पाकिस्तान में पूरी आपने शूट की, तो वो लोगों को नई चीज लगी थोड़ी।
और जिस खूबसूरती से उसने सारे टेररिस्ट अटैक जो इंडिया में हुए उनको उनको जोड़ा, विच वॉज नाइस अगेन, यू नो, जिस स्क्रिप्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था। और डिटेलिंग बहुत अच्छी थी इस फिल्म के अंदर। और कास्टिंग आप गलती से मेरे ख्याल से रणबीर कपूर बोल रहे, नहीं, रणवीर सिंह की बात। रणवीर सिंह, सॉरी, रणवीर सिंह। हाँ हाँ, रणवीर सिंह ऑल्सो कम्स आउट वेरी वेरी वेल, एब्सोल्युटली। और वो जो अक्षय खन्ना का तो ठीक है, चलो हिट हो गए वो जाके। सो वी कैन लुक फॉरवर्ड टू धुरंधर 2, लेकिन एज ए फिल्म मेकर मुझे लग रहा थोड़ी जल्दीबाजी कर रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं टू यूज द अनयूज्ड पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फिल्म, वो ऐड करके। एक बात मैं आपसे कहूंगा यहाँ पे, जब आपसे भी आइडिया लूंगा। देखिए, इनके पास पिक्चर के सीन्स तो पड़े हुए हैं, कुछ फ्लैशबैक्स भी हैं जो उसमें लगाए जाएंगे, तो इनका पिक्चर के अंदर खर्चा तो आएगा नहीं। पार्ट 2 के अंदर कुछ नई चीजें दिखाएंगे, जैसे हो सकता है कि कारगिल का इशू दिखा दें या कुछ और, क्योंकि वहां पे भी इंफॉर्मेशन पूरी दी गई थी, उसमें पाकिस्तान का हाथ था, तो वो चीज नहीं हो सकती है। डेफिनेटली ये कंटेंट तो डालेगा ही। और हमारा जो डायरेक्टर आदित्य धर इज वेरी गुड विथ, यू नो, दिस जो हमने बालाकोट किया, हमने जो अटैक किए वापस, सर्जिकल जो अटैक किए, उसके अंदर ये फिल्म आने में बहुत अच्छा है, इज डन अ गुड जॉब। तो वो करेगा, वो डेफिनेटली वो करेगा। और डेफिनेट यार इंटेलिजेंट बंदा है। और खुद एक मैं आपसे एक आपसे टोकूंगा, एक बात और पूछना चाहूंगा। जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था 2017 में शायद हुआ था, 2000 जो, उसकी भी फिल्म शायद इसी इन्होंने बनाई थी। या हाँ, तो ये वो तो बड़ी स्पेशलिस्ट है। तो किस तरह से ये लोग इंटेलिजेंस की खबरें कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं उसके लिए, और किस तरह से आर्मी वालों को इन्वॉल्व किया जाता है। हम जब भी हमारे यहाँ फिल्म बनती है तो आर्मी की तरफ से कोई आदमी चीफ कोऑर्डिनेटर रहता है, जो हमारी फोर्सेस, और जैसे टैंक आपको चाहिए, प्लेन चाहिए, तो उस सारा कोऑर्डिनेशन वो करके देता है। बाकी सर खर्चे की तो इनको प्रॉब्लम नहीं है, ये तो रिलायंस की पिक्चर है ये तो जियो की पिक्चर है, अब अंबानी की पिक्चर है सर, उनके पास बजट की कोई कमी नहीं है, वो कोई पैसा बचाने के चक्कर में कर नहीं रहे। हाँ, ये जरूर है कि जो पोर्शन शूट किया और जिसको इस्तेमाल नहीं किया, तो वो डायरेक्टर को बड़ा खटकता है, यार मैंने बड़ी मेहनत की थी, मैंने ये पोर्शन अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, तो आई वुड लाइक टू यूज इट, यू नो। तो वो बेचारा उस चक्कर में वो धुरंधर 2 बन रही है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से हमारे वहां 2-3 टेररिस्ट अटैक की बात की गई थी, यहां मेरे ख्याल से 2-3 नहीं होंगे, 3-4 होंगे, 3-4 हो जाएंगे। और जो अभी पीछे इन्होंने किए टेररिस्ट अटैक, उसको भी ये करेंगे। और डेफिनेटली फिल्म के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो समझे वाली बात है। हमारे यहाँ सबसे होता है एंटरटेनमेंट, थ्रिल, ट्विस्ट एंड टर्न्स, झटके कितने दिए आपने, एंड इमोशंस कैसे उभारे आपने। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप ही रियली comes out with a very good script, and I hope he comes out with a script, with a film which is better than the original Dhurandhar. अब ये धुरंधर 2 जो करेंगे, तो बहुत जरूरी है कि ये फिल्म क्वालिटी वाइज उससे 2 कदम ऊपर होनी चाहिए, तब जाके ये फिल्म चलेगी। और कहीं ये नहीं, लेट अस नॉट टॉक नेगेटिव, आई वुड से कि all the best to the team, and they should really make a film which is better than the previous super hit film. जो उदय इन्होंने पिछली फिल्म बनाई थी, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, उस पिक्चर में कुछ सीन दिखाए थे जो 2015 में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो उसके बाद इंडियन आर्मी वहां घुस गई थी म्यांमार के अंदर, और वहां जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पीएम मोदी आ चुके थे, तभी तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई। तो जो पहली वो पिक्चर थी पहली, उसमें उसके सीन दिखाए गए थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था, बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था, क्योंकि मणिपुर के अंदर हमारे 30 सोल्जर को मार दिया था NSCN के टेररिस्टों ने। तो उस टाइम पे पीएम मोदी जा रहे थे बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश गए। तो उसके बाद हमारे जो NSA वापस आ गए, तो जो उस टाइम पे आर्मी चीफ थे, उनसे कहा गया कि आप इनको पीछा करो, इनके जाकर के मारो इनको। उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं करूंगा, हमें टाइम चाहिए, मैं ये नहीं चाहता कि हमारे फोर्सेस का कोई नुकसान हो, हमारे कुछ कमांडो मारे जाए। तो उन्होंने अजीत डोभाल के साथ मिलकर सारा प्रोग्राम किया। तो उस टाइम पे आर्मी चीफ जा रहे थे फॉरेन के अंदर, वो भी अपने विजिट को कैंसिल किया।
और उसके बाद उन्होंने एक ऑपरेशन किया, शायद 15 जुलाई या जून जुलाई 2015 की बात थी। तो ऑपरेशन किया म्यांमार के अंदर। हमारे जो कमांडो थे उन्होंने कमांडो सिलेक्ट किए, शायद 100-150 के करीब कमांडो, 102 हेलीकॉप्टर के अंदर उनको लेके गए और उन कमांडो को इंडियन बॉर्डर के पास उतार दिया और वो फिर गए म्यांमार के अंदर। 5-6 किलोमीटर चले, क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन थी, रॉ के पास इंफॉर्मेशन थी कि NSCN के टेररिस्ट कैंप कहाँ पे है, क्योंकि हमारे सोर्सेज वहां काम कर रहे थे, शुरू से काम कर रहे थे, मैं भी देखा उस चीज को। तो उन्होंने जो 2 कैंप थे उनके पास 2 टुकड़ियों में पट गए, जितने भी हमारे कमांडो थे, एक अटैक करने के लिए, दूसरा उनको सराउंड करने के लिए। पहले सराउंड कर लिया गया, फिर अटैक करने किया, तो दोनों कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और कम से कम 40 उनके टेररिस्ट मार दिए, किसी को नहीं छोड़ा। उसके बाद म्यांमार गवर्नमेंट से बात की अजीत डोभाल ने कि आप जितने भी NSCN के कैंप है उनको डिस्ट्रॉय कर दो, उनको खत्म कर दो। तो म्यांमार की गवर्नमेंट में कोऑपरेट किया, जबकि उससे पहले म्यांमार की गवर्नमेंट हमारे साथ इस लेवल पे कोऑपरेट नहीं करती थी, वो भी किया हमने। तो उसके बाद NSCN की नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक्टिविटीज ऑलमोस्ट खत्म हो गई। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी लिमिटेड है। इवन असम के अंदर जो आपके अल्फाज थे, जो टेररिस्ट थे, उनको भी खत्म कर दिया। उनको हमने इवन आपके जो बांग्लादेश के अंदर छुपे थे उनको भी वहां से निकाला, शेख हसीना से कह करके, और शेख हसीना ने ज्यादातर जो टेररिस्ट थे उनको जेल में डाल दिया। और अब जब उनकी गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनुस की, तो कुछ इन्होंने कोशिश की म्यांमार की तरफ, हमारी तरफ आने की, तो इंडिया ने उनके ड्रोन से अटैक करके उनको वहीं का वहीं खत्म कर दिया, ना कोई पब्लिसिटी ना कुछ। तो जो आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति है, उसके ऊपर जो पहला जो हमने टेररिस्ट अटैक किया था या हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो की थी 2015 में। उससे हमने सारा का सारा कुछ खत्म कर दिया था। और आज फिर उसके बाद हमने, इंडिया ने वहां पे डेवलपमेंट करनी शुरू की, रोड्स बनाने शुरू किए, रेलवे लाइन बनानी शुरू की, एयरपोर्ट्स बनाए और उनको कनेक्टिविटी दी। जब आपकी कनेक्टिविटी मिलती है तो आपकी प्रोग्रेस होती है। साथ में जो हमारा 1643 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, उस पर फेंसिंग करनी शुरू कर दी। और इस फेंसिंग के ऊपर जो टोटल खर्चा आ रहा है वो है 30,000 का, लेकिन उस पर टाइम लगेगा, हो रही है, काम चल रहा है, इससे भी वहां पे डेवलपमेंट होगी और वहां पे प्रोटेक्शन होगी। तो इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है, बहुत काम कर रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को शुरू से निगलेक्ट किया गया, ना कोई डेवलपमेंट की गई, ना रोड्स बनाए गए, क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर 1 या 2 MP थे, उनको क्या लेना किसी को। तो यहाँ पे तो यही होता है कि जहां पे आपके MP ज्यादा वहीं पे काम होगा। जैसे हिमाचल को पंजाब से अलग किया गया, अलग होने के बाद हिमाचल की प्रोग्रेस हुई, लेकिन जितना भी बजट होता था पंजाब का, वो सारा का सारा पंजाब में खर्च होता था, पहाड़ी को कुछ मिलता नहीं था। इसी तरीके से उत्तराखंड जो यूपी के साथ मिला था उसको अलग किया गया, तब वहां पे डेवलपमेंट हुई। इसी तरीके से जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और फेंसिंग करनी शुरू कर दी, ताकि हमारी आर्मी का खर्चा भी कम हो और वहां के लोगों को खुशहाली मिले। तो हाँ सर, आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो हमारी पब्लिक को नहीं पता है उसके बारे में। सर, नॉर्थ ईस्ट की, मैं तो नॉर्थ ईस्ट पूरा गया हूँ और इंटीरियर तक गया हूँ, चिरापुंजी, ये वो पूरा। सर, वहाँ के लोग भी कनेक्ट नहीं कर पाते थे इंडिया के साथ, मैं बता रहा हूँ। पता मुझे, मैं रहा हूँ ना भाभी। हाँ, क्योंकि फीचर्स अलग, लैंग्वेज अलग, तौर तरीके अलग। तो आप, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि एक संस्था है जिसने महाबलिदान किया इन ब्रिंगिंग द नॉर्थ ईस्ट पीपल इन द मेन स्ट्रीम। उनको हिंदुस्तान के साथ जोड़ने में जो मेहनत की है वो है RSS के ऑफिस और RSS के कैडर ने। मैं जानता हूं कई RSS के कैडर वहां पर 15-15, 20-20 साल से रह रहे हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे RSS जिनको वहां के टेररिस्टों ने और वहां के लोगों ने मार दिया, लेकिन RSS ने कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं की। लेकिन अगर आज वहां पर भारतीयता अगर आई है नॉर्थ ईस्ट में, इट इज बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन, द साइलेंट कंट्रीब्यूशन। RSS के अंदर एक सर सिस्टम यह है कि आप अगर सफर करते हैं तो देश के लिए सफर कर रहे हैं, कंप्लेंट मत करिए, उसके लिए शोर शराबा मत करिए। तो कई सैकड़ों लोग मर गए, मैं बता रहा हूँ। मैं तो कई RSS वालों को जानता हूँ जो बिहार के हैं और वहां जाके लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, और कई साल रहने के बाद दे कुड कनेक्ट विद द लोकल पीपल। तो उनका ये कंट्रीब्यूशन है विच आई वुड लाइक टू टेल द पब्लिक कि भाई किस तरह से RSS ने अपना योगदान दिया, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल टू दिस वेरी पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हर समय किया जाता है। सर,
तो एनीवे आई थॉट दिस इज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमारे श्रोताओं को देना चाहिए। उदय, मैं आपको एक और बात ये बता दूं, यहाँ पे आपने बिल्कुल अच्छा बताया कि आरएसएस के लोग कहीं पहुंचे होते हैं, और दूसरी बात बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इवन अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे सिख ना पहुंचा हो। सिख ड्राइवर पहुंच जाते हैं सामान लेकर के, इनकी खास काबिलियत है। मैं आसाम के अंदर भी देखा, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के अंदर भी देखा, इवन अरुणाचल के अंदर देखा। और तीसरी जो वहां पे कम्युनिटी है वो है मारवाड़ी। मारवाड़ी की दुकान वहां भी देखेंगे आपकी, अरुणाचल प्रदेश में रिमोट जगह में उनकी दुकान खुली होती है, सामान लेके पहुंचते, बिजनेस करते हैं, मतलब मेहनती आदमी ये भी, और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। दूसरी बात है कि वहां पे जो टेररिज्म था इसलिए था कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अभी मिजोरम के अंदर एक ट्रेन सर्विस निकली है, पहली बार वहां ट्रेन पहुंची है। पहले असम में ट्रेन चलती थी, बाकी जगह कोई ट्रेन नहीं थी। अब मिजोरम के अंदर भी ट्रेन गई है, जिससे वहां के लोगों को चीजें सस्ते मिलनी शुरू हुई। वहां अदरक मिलता है, जो उनका अदरक कहीं बाहर नहीं जाता था, और जो दालें जाती है वो भी कहीं बाहर नहीं जा पाती थी क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी। और वो जो ट्रेन की सर्विस की है वो इतने रिमोट एरिया के अंदर की है कि उसके लिए पत्थर या बाकी चीजें बाहर से आई हैं, सीमेंट कहीं और से आया, और ट्रेन निकलने से वहां पे लोगों में खुशहाली फैल गई है, लोगों को नौकरी मिलनी शुरू हो गई। कोई रास्ता नहीं था किसी के पास जाने का, टैक्सी से जा सकते थे, बाकी कोई जगह नहीं थी। एयरपोर्ट बन गए, हर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर एयरपोर्ट, एक से ज्यादा एयरपोर्ट बने हुए। मणिपुर जो आइसोलेटेड जगह थी वहां पे भी एयरपोर्ट बने, रोड्स नहीं थे, हाईवे भी नहीं थे। आज हाईवे बन रहे हैं इवन मणिपुर से आपके म्यांमार की तरफ, और वहां से थाईलैंड से कनेक्शन दिया जा रहा है ताकि ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो और बिजनेस हो। सर, सबसे ज्यादा गंद वहां फैलाई है नॉर्थ ईस्ट में, जो भारत से जिसने नॉर्थ ईस्ट को काटने की कोशिश की, ये हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं वहां पर नॉर्थ ईस्ट के, वो है क्रिश्चियन मिशनरीज। उन्होंने काट के रखा पूरा इनको। उन्होंने कहा कि कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के साथ, नहीं तो हिंदू धर्म फिर वापस इंटरफियर करेगा जाके। दे आर द वंस हु हैव रूइंड, लेकिन आज उनका इम्पैक्ट खत्म हो गया, उनको वहां से भी भगा दिया गया, और आज गवर्नमेंट वहां के लोगों को ध्यान दे रही है। अभी जिस तरह से इंटेलिजेंस का अपना एक अभी पुलिस कमिश्नरों की भी मीटिंग हुई थी, पहली बारी गुवाहाटी में की, और आपने बड़ा अच्छा वो कहा गुवाहाटी का कि वहां के मारवाड़ी लोग बहुत ज्यादा हैं। यस, वहां बिजनेस सारा मारवाड़ी लोग संभालते हैं। उड़ीसा का भी बिजनेस सारा मारवाड़ी लोग संभालते हैं, बंगाल में भी बिजनेस मारवाड़ी लोग संभालते हैं। तो वो तो सही है सर, बिल्कुल। लेकिन मेरा याद है कि मेरे बेटे की शादी हुई, मेरी बहू गुवाहाटी से है, तो मेरे को टेंशन क्या होगी क्योंकि हमारे जो लड़के लोग थे उनको पगड़ियां पहनानी थी। पगड़ी कहाँ से पहनाए यार गुवाहाटी में? तो किसी ने बोला भैया किसी मारवाड़ी को पकड़ो, यहाँ शादियां होती हैं सब पगड़ी पहनते हैं। तो मैं किसी मारवाड़ी को पकड़ा मैंने, एंड उन्होंने 3-4 पगड़ी वालों के नंबर दिए, एंड दैट इज इट। आई थिंक द मारवाड़ी इज ऑल्सो, उनकी कंट्रीब्यूशन साइलेंट जाती है, बेचारे बिजनेस करते हैं, बट दे ऑल्सो डोंट लूज देयर हिंदू आइडेंटिटी, एंड दे डू अ फैंटास्टिक जॉब। सर एनीवे, अपने उदय, मैं आपको फिर एक आपकी बोलिए। बिल्कुल उदय, बड़ा अच्छा कहा आपने आरएसएस के बारे में, लेकिन आपने अभी जैसे कहा गुवाहाटी इज नॉट आइसोलेटेड। गुवाहाटी तो शुरू से ट्रेन जाती थी, आइसोलेशन तो आपकी मेन है आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सर इंटीरियर में है, लेकिन आसाम वाले भी, मैं बता रहा हूं, आसाम वाले भी कट ऑफ थे बिल्कुल, यू नो। हालांकि बहुत कमती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू नागालैंड एंड अदर रिमोट प्लेसेस डेफिनेटली। लेकिन वहां भी जाके आज की डेट में अगर हमारा बीजेपी गवर्नमेंट वहां बैठी है तो सर ऐसे ही नहीं बैठी, उसके ऊपर भी मैं आपको बिल्कुल आपको मैं आपको एक और बात बता दूं आपको कि मेरी शुरू में पोस्टिंग हुई थी तेजपुर में। खैर मैं गया नहीं किसी और रीजन पे, 72 घंटे लगते थे तेजपुर पहुंचने में, ट्रेन से फिर आगे बस में। किसी रीजन पे मैंने मना कर दिया कि मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा इस जगह में। खैर मैं बाद में गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में गया, वहां पे काम किया है, नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, लेकिन 72 आवर्स लगते थे तेजपुर जाने में, जबकि तेजपुर एक अच्छी सिटी है। लेकिन हाँ, हम जो बात कर रहे थे धुरंधर 2 की, धुरंधर 2 अब रिलीज होने वाली है मार्च के अंदर, और देखते हैं पिक्चर को कैसे दिखाया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। और वो भी यही करते हैं कि आदित्य धर की फिल्में अच्छी बननी है, अच्छी होंगी, और लोग पसंद भी करेंगे। हाँ, होगी पसंद, इसमें कोई बात नहीं सर। लोग पसंद कर रहे हैं, पिक्चर चल रहे हैं, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। हर एक के घर में वहां पर और भी 100 घरों में रोटी पहुंचेगी, लोगों की तरक्की होगी। तो हम तो चाहते हैं कि हर फिल्म सुपर हिट हो। जैसे मैंने आपको कहा कि 450 फिल्में तो मैंने सेंसर की हैं,
और मेरा हर समय यही एम्फेसिस रहता है कि किस तरह से मैं फिल्म मेकर की हेल्प करूं, और अटकी फिल्मों को भी मैं निकाल लेता था विथ गिविंग देम द सॉल्यूशन एंड ऑल। तो हम वेरी गुड कि पहली वाली पिक्चर चली, एंड वी होप द सेकंड फिल्म आल्सो इज अ ग्रेट सक्सेस। ओके, यहीं पे आप प्रोग्राम खत्म करते हैं। फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।